हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र क्लास 10 के हैं और वो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। देखिए, आज से आप सभी का नया बैच प्रारंभ किए हैं, जिसमें आप सभी को एनसीईआरटी का संपूर्ण गणित का हल कराने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को एकदम चैप्टर वाइज हल कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कक्षा 10 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है, इसका संपूर्ण हल कराएंगे। ये एनसीईआरटी बुक है, जहाँ से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो इन सभी प्रश्न को एकदम प्रश्नावली के हिसाब से आपको कराने वाले हैं। तो आप यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बाय डेली प्रत्येक प्रश्नावली का हल आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका पहला चैप्टर यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ाने वाले, पहले इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, एक बार समझ लेंगे तो बार बार आप कमेंट में आप ये नहीं पूछिएगा कि कौन सा चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए यह है आपका विषय सूची। विषय सूची में पहले नंबर पे आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाई जाएगी, फिर इसके बाद आपको बहुपद, फिर इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। ठीक, देखिए इस प्रकार से आप एक बार देख लीजिए, फिर इसको देखने के बाद आपका प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। समानांतर श्रेणी पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद निर्देशांक ज्यामिति, और इसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय। फिर इसके बाद देखिए आपका अगला चैप्टर 9 नंबर का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फिर इसके बाद सांख्यिकी यानी 13वां नंबर का चैप्टर है। फिर इसके बाद आप देखिए 14 नंबर का, देखिए यहाँ पे ये 14, यानी टोटल आपको 14 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जहाँ से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न भर भर के आते हैं। तो आप इन सीरीज को एकदम देख के तैयारी कर लीजिएगा, जिससे आपको कोचिंग करने की भी उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर यही है, वास्तविक संख्या। इसके जो 1.1 प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली को हल करेंगे। देखिए चलिए आपको लेकर चलते हैं कि 1.1 प्रश्नावली है कहाँ पे। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे है। देखिए प्रश्नावली 1.1 से आपको हल कराएंगे। समझ में आ गया ना? तो चलिए इसको हल कराने से पहले कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, जिससे आपको प्रश्न को हल करने में आपको आसानी होगा। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जितनी भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जितनी भी संख्याओं के बारे में आप पढ़ते हैं, सभी संख्याएं आपके वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया इतना चीज़? तो देखिए आपको प्रश्न हल करने के लिए क्या आवश्यकता है, तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बताते हैं, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कि आपको दो संख्या देगा, जैसे मान लीजिए कि आपकी पहली संख्या इस प्रकार से देगा, पहली संख्या, फिर आपको दूसरी संख्या सवाल में देगा, दूसरी संख्या। सवाल में एलसीएम लिखा रहेगा, एलसीएम जिसे आप हिंदी में लसावी कहते हैं। इसके अलावा एचसीएफ लिखा रहेगा, एचसीएफ। ठीक है, इतना चीज़ रहेगा। तो इससे आपका एक फार्मूला बनता है, इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। कौन सा फार्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे बोर्ड के एग्जाम में 100% सवाल आता है। ये फार्मूला होता है पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फार्मूला ये रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। बस एक ही फार्मूला रहेगा और आपके लिए पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक कंसेप्ट और बता देते हैं। इसमें एक चीज़ होता है परिमेय संख्या, परिमेय। देखिए कुछ बस 2-3 मिनट आप बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए, इसके बाद प्रश्नावली तुरंत आपको हल कराएंगे। देखिएगा बहुत सिंपल तरीका से आप प्रश्नावली को हल कर लेंगे। देखिए परिमेय संख्या में क्या होता है, वे संख्या जिसे P
अपान क्यू रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परंतु क्या ध्यान रखना है आपको, परंतु क्यू का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो हर में जीरो ये नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपसे पूछा जाए कि बताइए आपका 2/3 क्या है, कहेंगे पी अपान क्यू के रूप में यदि परिमेय संख्या है। इसके अलावा 3 है, ये पूछा जाए क्या है, तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या, लेकिन इसके बटा में 1 बना लेंगे अपने से, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। शून्य के बारे में कोई पूछेगा बताइए शून्य क्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है कि देखिए यहाँ पे 1 आप बना सकते हैं अपने से। ठीक है, ऐसा डाट डाट करके ये जितनी भी संख्या लिखा रहता है ये परिमेय संख्या कहलाता है। एक होता है अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या को भी सीख लीजिए क्या होता है। अपरिमेय संख्या, ठीक, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपको लिखा रहेगा करड़ी में 2। ठीक है, करड़ी में 2 क्या है, इसे आप पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सब अपरिमेय संख्या होता है। इसके अलावा देखिए आपका जैसे पाई होता है, पाई क्या होता है, एक आपका अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए कि इसे आप पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसे डाट डाट कर सकते हैं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। तो जब इतना चीज़ आ गया तो चलिए आपको सीधे प्रश्नावली पे लेकर चलते हैं और प्रश्नावली को हल करके एकदम डिटेल में बताते हैं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए यहाँ से आपको हल कराते हैं। कौन सा है आपका, देखिए यहाँ से ध्यान रखिए 1.1, यहाँ पे लिखिए प्रश्नावली, पूरा जैसे बता, इसी तरह नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में एक एक प्रश्नों को डिटेल में बताने वाले। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है किसी भी प्रश्न पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको जरूर हम देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ये 1.1 हो गया। देखिए चलिए यहाँ से प्रश्नावली को हल करते हैं, पूरा डिटेल में समझिए। ये प्रश्नावली होगी। इसी तरह सजा सजा की खूब कॉपी को लिखिएगा, जितने सजा के लिखेंगे उतने आपको पढ़ने में उसमें ज़्यादा मन लगेगा। समझ में आ गया। देखिए यहाँ से आपका पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए जैसे आपका पहला सवाल है, यहाँ से जैसे यहाँ से पहला सवाल क्या है आपका 140 है। देखिए इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना है ना, तो पहले जैसे एलसीएम निकाला जाता है ना, इसीलिए इसी प्रकार से इसका एलसीएम जैसा निकालिए। ठीक है, चलिए 140 का हम यहाँ पे निकाल के बताते हैं आप सभी को। देखिए 140 लिखिएगा और यहाँ पे इसका गुणनखंड के जैसे एलसीएम निकाला जाता है। देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, पहले संख्या कितना से कट रहा है 2 से, तो 2 से कटाइए। देखिए 2 7 14, फिर 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा कितने बार में, 35 बार में। फिर ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35। फिर ये 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कितने बार है, 2 बार, 2 पे 2 घात कर लिख सकते हैं, 5 गुणे 7। इस प्रकार से प्रश्न आपके वैकल्पिक रूप में प्रश्न ये पूछा गया। 140 हुआ, 144 हुआ, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। समझ में आ गया इतना चीज़। अब देखिए इसके अलावा, ठीक, देखिए यहाँ पे सेकेंड
हो गया ना फर्स्ट वाला। अब चलिए सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। कितना है? 156 है ना। चलिए 156 को लगाते हैं। 156। चलिए इसका हल करते हैं विस्तार से। 156। चलिए इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले देखिए संख्या कितना से कटेगा, तो इकाई का स्थान पे 6 है, तो इसका मतलब 2 से कटेगा। देखिए 2 साते 14, 16 हो गया, 2 आठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 के 3, तितली के 9। फिर ये कितना से कटेगा? 13 से कटता है। जैसे एलसीएम निकाला जाता है ना, उसी प्रकार से निकालना है इसको। चलिए 156 को लिखिए। कैसे लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या आप 2 कितने बार लिखा है? 2 बार ना। जब 2 बार लिखा है तो 2 पे कितना लिख सकते हैं? 2 बार। गुणे 3 गुणे 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इतना चीज़? अब चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। देखिए इस सवाल में 3825 है। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। 3825 है ना। तो यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल है। यहाँ पे तीसरा नंबर डालिए। 3825। चलिए इसको हल करते हैं। 3825। अब भाज्य गुणनखंड निकालिए इसका। देखिए जब इकाई का स्थान पे 5 रहे तो इसके पहले 5 से कटाने का प्रयास कीजिए आप। देखिए 5 साते 35, 32 हो गया, 5 छक्का 30, 50 25। फिर देखिए इकाई का स्थान 5 है, फिर 5 से कटेगा। देखो 5 कहिया 5 हुआ, 2 हासिल 26 हो गया। 26 जब हो जाएगा तो 50 25, 5 तेई 15। अब 3 से ये कटेगा, 3 5 15, 3 कहियम 3। फिर 3 से इसको कटा लीजिए। देखिए 3 कहियम 3, 3 7 21 हो जाएगा। और ये कितना से कटेगा? 17 से, एक बार में। ठीक, अब देखिए इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? लिखिएगा 3825 बराबर, देखिए 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। देखिए 5 पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 3 पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर और गुणे 17। तो दोनों तरीका में किसी प्रकार से लिखेंगे तो आंसर आपका क्या होगा? गलती नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे। आपको इस प्रकार से ऐसे बता रहे हैं कि बहुविकल्पी रूप में आपको इसी प्रकार से ऑप्शन मिलता है, इसीलिए आपको ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पे अगला क्या है? 5005 है। तो चलिए 5005 यहाँ पे लिखते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए ये तीसरे नंबर का सवाल था। यहाँ पे ध्यान रखें तीसरा नंबर का था। अब यहाँ पे चौथा नंबर लगाते हैं। 5005 है ना, तो यहाँ पे 5005 लिखिए और यहाँ पे इसको विस्तार कीजिए। चलिए समझ में आ रहा है ना? डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। देखिए 5 से कटाइए। देखिए 5 के 5 0 0, 5 के 5। ठीक है, देखिए इसको आप कितना से कटाएंगे? 7 से कटाइए। ठीक है, देखिए 7 का भाग दीजिए। देखिए 7 का यम 7 हुआ, 3 बचा 30 हुआ, तो 7 चौको 28। ठीक है, 2 7 3 के 21। अब देखिए इसको कितना से कटाना है? 11 से कटाइए। देखिए 11 11 11 33, और फिर इसको कितना से कटेगा? 13 से कटाइए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 505। कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यह भाज्य गुणनखंड इसका हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न क्या है? 7429 यानी 7429। तो चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 7429 कौन सा है? 5वां नंबर का है। 7429। ठीक, अब देखिए चलिए इसको हल करते हैं। 7429 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए पहले 17 से कटेगा ना। देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती है कि आपको वहाँ पे याद रखना पड़ेगा। जैसे ये 17 से कटेगा, और किसी संख्या से जैसे 2 से 3 से 7 से 5 से, इन सभी संख्याओं से ना कटेगा, सीधे डायरेक्ट 17 से कटता है। जब 17 की इसमें भाग देंगे आप, देखिए 17 चौको 68 हो जाएगा। फिर हासिल लगा यहाँ पे, तो फिर 3 बार जाएगा। फिर इसके बाद कितने बार? 7 बार। ठीक, अब इसके बाद 19 से कटेगा। ठीक है, 19 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 दूना के 38, 19 3 57। ठीक है, अब ये 3 से 13 से 23 से 23 से कहीं 23। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे लगाना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं।
कैसे लिखेंगे ये 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, देख सकते हैं ये। देखिए क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे आप सभी को पूरा सवाल हल करके पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पे डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में साथ में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर देंगे हम। तो यहाँ पे है आपका दूसरा नंबर। ठीक, दूसरा का कौन सा है, पहला प्रश्न। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिख लेते हैं, दूसरा का पहला प्रश्न। देखिए दूसरा का पहला प्रश्न क्या है, 26 और 91 और कितना है 91। तो पहले इसका क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए 26 है ना, अब 26 है, 26 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो आपको देखिए जो प्रश्न संख्या 1 था उसमें अभाज्य गुणनखंड करना सिखाएं, अभी तक नहीं जानते हैं तो उसको जाके देख लीजिए, अन्यथा यहाँ पे आपको बताने वाले हैं तो यहाँ पे सीखिए। देखिए 26 है, 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है एलसीएम निकालना इस तरह। जैसे देखिए 2 × 1 2, 2 × 3 6, फिर 13 से कटेगा, 13 × 1 13। ठीक, ये समझ में आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 26 को 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। फिर क्या है 91, 91 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 7 से कटेगा 13 बार में, और फिर ये कटेगा 13 से एक बार में, 13 7 91। ठीक है, तो हम 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। ठीक, अब देखिए एलसीएम निकालना है। कैसे एलसीएम निकालेंगे, पहले लिखिए यहाँ पे एलसीएम, देखिए एलसीएम है ना, एलसीएम। अब एलसीएम निकालना तो यहाँ पे बस पॉइंट को समझ लीजिए, फिर इसके बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे दो गुणनखंड करेंगे, इसमें देखिए कॉमन क्या है, जो कॉमन है इसको घेर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान सुनिए कि जो यहाँ पे घेरते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं कॉमन रहता, जैसे देखिए 2 है तो 2 यहाँ पे नहीं है, 7 इसमें तो 7 इसमें नहीं, तो जो कॉमन नहीं रहता है एलसीएम निकालते समय इन सभी को भी लिखा जाता है। जैसे 2 है, कॉमन नहीं मिला तो 2 को भी लिखेंगे, इसके साथ 7 देखिए कॉमन है तो 7 को भी लिखेंगे। 13 देखिए आपका क्या है, दोनों में कॉमन है तो इन दोनों के सिर्फ एक बार लिखेंगे, और इन दोनों का इन सबका आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14, 14 के 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 आएगा। कितना आएगा, 182 आ जाएगा। तो ये हुआ आपका एलसीएम। अब देखिए आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना बहुत सिंपल होता है, एचसीएफ। एचसीएफ जब निकालना रहेगा तो जितनी संख्याएं दी रहेगी, इसमें देखिएगा कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है वही संख्या एचसीएफ होता है। देखिए 13 कॉमन है ना, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इसका एलसीएम कितना 182, एचसीएफ कितना हुआ 13। लेकिन सवाल में एक चीज़ और पढ़िएगा। देखिए सवाल में कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, जो कि आप ज्ञात कर चुके हैं। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुण एलसीएम है, जांच करना है। तो चलिए जांच करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा जांच। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जांच। जांच में देखिए क्या जांच करना है आपको, जांच यही करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों देखिए संख्याओं का लिखना चाहिए ना, संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे संख्याओं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुण एचसीएफ, ये होता है पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल है तो दोनों संख्या है क्या आपका 26 91, तो 26 गुणे 91 लिखिए, 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम कितना है, तो 182 है, तो एलसीएम की जगह पे 182 रखिए। एचसीएफ की जगह कितना है, 13 है। अब इसका क्या करना है, केवल गुणा कर लेना है। तो 26 का 91 में गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए 26 का जब 91 में गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, तो चलिए यहाँ पे गुणा करके देखिए कितना आता है आपका। यहाँ पे ध्यान रखिए, 26 का 91 में गुणा कर, देखिए 91 में 26 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18,
छः, 4 2 6, 8 5 13, यानी 23 66 आया, 23 66 बराबर। इसी तरह 182 में 13 का गुणा कर लीजिए। 182 में कितना का गुणा करना है? 182 में 13 का गुणा करके देखिए कितना आता। देखिए 3 दूना का 6, 3 8 24, 3 कम 3 2 5, देखिए 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, देखिए 6 होगा, 4 2 6 होगा, 8 5 13 होगा, 23 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष देखिए आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो आप इस प्रकार से इसका जांच कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर है। जब ये बराबर हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके आगे के जितने भी सवाल हैं आपको इसी प्रकार से बताने वाले हैं। देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है, 510 और 92 है ना। चलिए 510 और 92 का निकालिए। यहाँ पे दूसरा नंबर, सेकंड नंबर का सवाल क्या है आपका, 510 और 92 इसका निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं 510 और 92 का। तो पहले 510 का निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखिए 510 बराबर, पहले इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए जैसे किए थे। तो चलिए यहाँ पर करके बताते हैं। देखिए 510 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए पहले 2 से कटेगा 2 दूना के 4, ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, फिर 5 से कटेगा 50 25, 5 के m 5, फिर 3 से कटेगा 3 के m 3, 3 7 21, फिर 7 से कटेगा। ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, अब ये 92 है तो 92 को भी हल कीजिए, इसी तरह निकालिए। देखिए 92 किस तरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये चीज़ बता रहे हैं, ये रफ पे आपको कार्य करना है। ठीक है, पेपर में हल करते समय ये सब नहीं करना है, रफ पे कार्य करके बस इतना ये पॉइंट लिखना है। समझ में आ गया ना, ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, अन्यथा नहीं लिखते हैं। ठीक है, देखिए 2 से कटाइए, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूना का 4, 2 3 6, फिर ये कितना से कटेगा, 23 से कटेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणे 23। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसका पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो 2 कॉमन 2 को एक बार लिखिए, फिर इसके बाद देखिए 5 यहाँ पे, तो 5 नीचे नहीं है तो 5 भी लिखेंगे। देखिए 3 है लेकिन 3 नीचे नहीं है तो 3 भी लिखेंगे। 17 है तो 17 लिखेंगे। देखिए 2 है लेकिन 2 ऊपर और है कहीं पे, देखिए 2 नहीं है तो 2 भी लिखेंगे, फिर 23 भी लिखेंगे। इन सब का आपस में जब गुणा करेंगे आप तो आपका आएगा, देखिए गुणा करेंगे तो 23,460। अब गुणा कर लीजिएगा, 2 का 5 में, फिर इसमें फिर इसमें फिर इसका क्रम से कर लीजिएगा गुणा। फिर इसके बाद देखिए आपका HCF क्या है, HCF। HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही लिखा जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो LCM निकला आपका इतना, HCF निकला इतना। लेकिन इसका जांच भी करना है, तो जांच देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा जांच, जांच। ठीक है, जब जांच लिखेंगे तो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है, एलसीएम गुणे HCF। अब यहाँ मान रख लीजिए केवल। ठीक है, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कितना है आपका, 510 है और 92 है। ठीक है, तो 510 लिखिए गुणे 92 बराबर एलसीएम कितना है, 23,460 और गुणे HCF 2 है। देखिए इसका जब गुणा करेंगे आपस में 23,460 में, तो देखिए कर लेते हैं, 2 शून्य 0, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 9, 2 3 6, 2 दूना के 4, यानी 46,920 आया। जितना आया है इतना ही इन दोनों को गुणा करने के बाद भी आएगा। तो आप गुणा करके देखिएगा इतना ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 46,920। अब गुणा करके देख लीजिएगा ना, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो इतना ही मान आता है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से इसका भी क्या कर लिए आप, जांच कर लिए। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए आपका दूसरा नंबर का है 336 और 54 है ना, 336 और 54। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 336 और 54 का देखिए इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे आपको बताएं। संख्या को कटाएंगे फिर इसको हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 336
चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके इसको लिखते हैं। देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, पर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 आठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से कटा लेंगे। अब यहाँ पे लिख लीजिए कितना है, 1 2 3 4, 4 को 2 है तो देखिए 1 2 3 4, फिर इसके बाद 3 गुणे 7 है, 3 गुणे 7 भी लिख लीजिए। चलिए हो गया इतना। फिर इसके बाद 54 का निकालिए। चलिए 54 का निकालते हैं। देखिए 54 जो कटेगा कितना से, 2 से, 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ पे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए कैसे निकालना, जैसा तरीका पता है उसी तरह निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए कॉमन में ये मिल रहा है और यहाँ से 3 मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालते समय जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है, जो नहीं मिलता उसको भी लिखा जाता है। देखिए इन दोनों में, 2 में सिर्फ क्या लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये 2 को नहीं मिला तो इन सभी को साथ में लिखेंगे। हो गया यहाँ तक। 3 को लिख लीजिए, फिर इसके बाद 7 को लिख लीजिए। चलिए इधर आ जाइए। देखिए ये इस 3 का कॉमन नहीं मिला तो 3 को भी लिखेंगे, इसके बाद इस 3 का कॉमन नहीं मिला तो इनको लिखेंगे। अब सबका आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 का 23 में यहाँ पे क्या है आपका 23 नहीं है, ये कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये गुणा में कितना है, गुणे, 2 गुणे 3 है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48, 48 का इसमें गुणा कर लीजिएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं कितना आता है। देखिए इसका गुणा करने के बाद निकल रहा है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए गुणा करके 30 24 आ रहा है। ठीक है, 30 24 आएगा। अब देखिए आपको एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। देखिए दोनों में कॉमन 2 है, इसके अलावा दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। इसी तरह जितनी भी संख्या कॉमन रहेगा वो सब एचसीएफ में आता है। तो एचसीएफ 3 दूना का 6 हो गया। यहाँ पे आपका एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। तो देखिए ये हो गया आपका एलसीएम, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ। अब देखिए इसका क्या करना है, जांच भी करना है। तो जांच कैसे करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। देखिए जांच लिखिएगा। जांच में क्या करना है, लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए दोनों संख्या क्या है, कितना है, 336 था और गुणा कितना है, 54 है। एलसीएम कितना है आपका, 30 24 है और एचसीएफ कितना है, 6। देखिए इसका गुणा कीजिएगा आप, जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6 चौको 24, 6 दूना 12 14। ठीक है, देखिए यहाँ 14 36 18 इतना हो रहा है। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 18 144 ही होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आप इसका जांच कर लिए। चलिए देखिए आपके सामने तीसरा नंबर का प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल है। तो चलिए इस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को, यहाँ पे आपको पूरा हल डिटेल में कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका तीसरा नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरा नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, पहला प्रश्न आपका है कि 12 15 और 21 एचसीएफ निकालना है। चलिए देखिए 12 लिखिए। देखिए 12 के पहले गुणनखंड कीजिए। आप क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे गुणन, पूरा एकदम विस्तार से बता ही रहे हैं। देखिए 12 का गुणनखंड इस तरह किया जाता है। देखिए 2 से कटेगा 6 बार में, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा ये 1 बार में। देखिए आप लिखेंगे 2 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ 15 लिखिए। 15 का इसी तरह गुणनखंड कीजिए। देखिए 3 से कटेगा
5 से कटेगा। ये जो बता रहे हैं आपको रफ पे कार्य करना है, आपको जो ये लिखना है ये लिखना रहता है ना, आपको ये रफ पे कार्य करना है। समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कैसे ये आ रहा है यहाँ पे। तो 3 गुणे कितना हुआ, 5 हुआ। फिर इसके बाद देखिए 21 है, तो 21 को लिखिए यहाँ पे। देखिए 21 को चलिए कटा लेते हैं। 21 को 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, तो कितना आया आपका, 3 गुणे 7 आ गया। अब देखिए HCF और LCM निकालना कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखिए HCF और लिख लीजिए LCM। बहुत सिंपल सा होता है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ में लिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ये देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ से देखेंगे तो 3 है, 3 जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लीजिएगा, ठीक है, 3 कॉमन है। देखिए HCF निकालते समय क्या करते हैं, जिसका आप गुणनखंड करेंगे जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या होता है, HCF होता है। HCF कितना आया आपका, 3 आया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। LCM में देखिए क्या करना रहता है, LCM में जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं कॉमन मिलता है उसको भी साथ में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 2 है, 2 इसका कॉमन क्या होगा, नहीं मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 पूरा लिखेंगे। इसके बाद 3 को देखिए, 3 क्या है आपका, सिर्फ देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तीनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे। फिर इसके बाद 5 को लिखेंगे, इसके बाद 7 को लिख लेंगे। अब इसी का केवल आपको गुणा करना। देखिए गुणा कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए 5 के कीजिए पहले, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 त्याई 60, 60 का 7 में करेंगे तो 7 के 42, 420 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, 420, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आपको एकदम धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीक़े से आपको पूरे सवाल को बताने वाले हैं। यदि बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरा संपूर्ण हल मैथ का मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, पहला नंबर का हो गया। देखिए सेकेंड है कि 17, 23 और 29 का HCF और LCM निकालना है। कितना है संख्या, 17, 23, 29। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर के यहाँ पे लिखते हैं 17 है, 23 है, और कितना था आपका 29 है। 23 है ना, देखिए यहाँ पे 23 है, 17, 23, 29 इसका निकालना है। तो पहले चलिए 17, देखिए 17 का तो गुणनखंड होगा नहीं तो ये 17 लिखा जाएगा, 23 का गुणनखंड नहीं होगा तो ये 23 लिखा जाएगा, 29 का तो गुणनखंड होगा नहीं तो ये 29 ही लिखा जाएगा, इसलिए कि ये सभी अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसका क्या निकालना है आपको, HCF और LCM निकालना था। चलिए निकालते हैं, देखते हैं HCF और LCM। देखिए यहाँ पे अब देखिए HCF का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो वही लिखा जाता है। तो देखिए 17, 23, 29 में तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29, किसी प्रकार का परिवर्तन होगा नहीं। देखिए इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो क्या मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है। तो जब एक कॉमन है तो यहाँ पे HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। LCM देखिए लिखना है, तो देखिए आप 1 चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। चलिए 1 को लिख भी लेते हैं, 1 गुणे देखिए 17 है तो 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 29 लिखेंगे। इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए। देखिए 17, 23, 29 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो रफ पे इसका गुणा करें, देखिए यहाँ पे रफ पे हम गुणा किए हैं तो कितना आया आपका 11,339, ठीक है। इस तरह सबका गुणा कर लीजिएगा तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा इसका, इस प्रश्न का आंसर ये होगा, HCF ये होगा, ठीक है। तो आप 17, 23, 29 का गुणा कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपका है 8, 9 और 25, इसका HCF और LCM निकालना है। 8, 9, 25 चलिए लिखते हैं यहाँ पे। देखिए 8, 9, 25 तीसरा नंबर का है, ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर का है। 8, 9 और 25 है सवाल में, और 25 है। देखिए 8 का चलिए आप करते हैं गुणनखंड, 8 का करेंगे कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। फिर 9 लिख लीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। 25 का लिखिए, देखिए 25 क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, चलिए यहाँ पे HCF निकालना है,
HCF और LCM निकालना है। HCF में क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन, देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है तीनों में, तो इस तरह देखेंगे तीनों में कुछ कॉमन है। जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक लिखिएगा, यानी इसका HCF क्या होगा, एक। जैसे आप ऊपर वाला सवाल में बताया कुछ नहीं कॉमन था तो एक कॉमन था, इसी प्रकार से इसमें भी देखिए तो कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब HCF क्या होगा, एक होगा। समझ में आ गया ना, मतलब इस सब में एक उपस्थित होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एक होगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करना है कि जो कॉमन मिलेगा उसे लिखेंगे और नहीं कॉमन मिलेगा उसके अलावा जितनी भी संख्या रहे सबको लिखना है। तो देखिए 2 इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर इसके बाद 3 गुणे 3, कोई कॉमन है तो पूरा लिखेंगे, फिर 5 गुणे 5। अब केवल गुणा कर लीजिए। देखिए कैसे गुणा करेंगे, 25 25 दूना के 50 50 दूना के 100 होगा। चलिए यहाँ तक 100 हो गया। अब ये बच रहा है इसलिए कितना 9 दूना का 18, 18 का 100 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। देखिए कितने सिंपल तरीका से लग रहा है, ठीक है। तो सभी सवालों को एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला नंबर देखिए, ये तो तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ है आपका। अगला नंबर आपका चौथा नंबर का है। HCF दिया है, HCF जो 306,657 का HCF दिया है 9, तो आपको LCM ज्ञात करना है। सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि आपको LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये सवाल आपका यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए तो HCF दिया, देखिए अब जब इस प्रकार से संख्या देगा तो इसका मतलब ये जो दिया था पहली संख्या होता है, दूसरी संख्या होता है। तो हल देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा होता है, ध्यान से देखिए। सिर्फ जब कोष्टक में जो दिया रहता है, देखिए पहली संख्या आपका है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या आपका क्या है, दूसरी संख्या 657 है, 657 है, ठीक है। यहाँ पे HCF दिया है आपको, HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना लिखा है 9। आपसे इन दोनों संख्याओं का LCM पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। जब भी इस प्रकार का सवाल पूछे तो आप इसको लगाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला एक होता है जो कि आपको स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वीडियो इसका अपलोड किए थे तो उसमें बताए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके उन सवालों को भी देख सकते हैं, फार्मूला को भी देख सकते हैं। इस पूरे प्रश्नावली में सिर्फ एक ही फार्मूला है जो आपको बताया गया है। चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं। देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे LCM गुणे HCF। अब चलिए यहीं पे मान रख लेते हैं। पहली संख्या कितना है, 306 है, दूसरी संख्या कितना 657 है। LCM ज्ञात करना है। HCF कितना दिया है, 9 दिया है। अब 9 को 95 कर लीजिए। देखिए 306 गुणे 657 और 9 95 करेंगे, यानी गुणा में 95 करेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को कटा के सिर्फ गुणा कर लीजिए आप, ठीक है। कटा के जब गुणा कर लेंगे तो आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको कटाते देखते हैं कितना से कटता है। देखिए यहाँ पे 9 से कटाइए। देखिए 9 1 9, देखिए 9 3 27 3 36, 9 चौको 36, कुल मिला के आपका आया 34 गुणे 657 और ये हो जाएगा आपका LCM, ठीक है। अब इसे 34 का 657 में गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे, देखिए गुणा करके भी बता देते हैं आपको। यहाँ पे 657 में कितना का गुणा करना है, 34 का। चलिए कर लेते हैं, पूरा चीज़ डिटेल में समझिए। देखिए 4 यहाँ पे गुणा करें, 4 7 28, 4 8 5 20 2 22, 4 6 24 26, 2 हासिल जोड़ देंगे, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़िए। देखिए यहाँ पे 8 होगा, 2 1 3 होगा, 7 6 13 होगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11 12 1 हासिल ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आया LCM, तो 22,338 और यही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितने सिंपल तरीका से लगा है। तो इसी तरह सवाल को लगाना है। देख लीजिए ये पेपर में पूछता है सवाल, तो इस सवाल को एकदम तैयार कर लीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए चौथा नंबर का भी हो गया।
5वां नंबर का सवाल देखिए कैसे लगाएंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसे सवाल को देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, चलिए देखते हैं सवाल को। यहाँ पे देखिए, ये सवाल को हम लिख लिए हैं जिससे आपको यहाँ पे समझाने में आसानी हो। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा होता है हल। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त हो सकती है, इस चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद समझाते हैं। देखिए जैसे कोई भी संख्या है 0 पर कब समाप्त होगा, जब आपका जैसे मान लीजिए आपका कितना है, जैसे 20 है। देखिए ये इकाई का स्थान पर समाप्त हो रहा है, तो इसका गुणनखंड करके देखिए इसमें क्या आ रहा है। चलिए गुणनखंड करते, 2 से देंगे 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से। देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन होगा, देखिए 2 है और क्या है 5 है। तो किसी भी संख्या में यदि 2 गुणे 5 रहेगा, 2 गुणे 5 रहेगा तो हमेशा 0 पर समाप्त होगा। चलिए इसके अलावा दूसरी संख्या के ले लेते हैं, चलिए कोई भी बताइए। चलिए 30 ले लेते हैं, इसको कटा के देखिए, 15 बार में कटेगा 3, 5 बार में, फिर 5 से। देखिए इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो जब भी आपको 2 गुणे 5 किसी भी संख्या में मिलेगा भाज्य गुणनखंड, तो हमेशा 0 पर ही समाप्त होगा। इसका मतलब आपको, चलिए हल करके इसको बताते हैं कैसे आप इसे हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो देखिए पहले 6 पे जो n है, 6n जो है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा, 2 3 6 होता है। और यहाँ पे क्या है आपका n है। समझ में आ गया। अब देखिए 2 गुणे 3 है, यहाँ पे लिखिए, देखिए क्या लिखना है, कोई प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक देखिए आप प्राकृतिक लिख रहे हैं इसलिए प्राकृतिक लिख रहे हैं, प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 n के रूप का होता है। ठीक है, 2 गुणे 5 होता है, ये बता दिए क्यों होता है, समझ में आ गया ना। 2 गुणे 5 जरूर होना चाहिए उसमें, और कोई गुणनखंड होगा चलेगा, लेकिन 2 गुणे 5 होगा तभी वो जाके 0 पर समाप्त होगा। तो इसलिए 2 गुणे 5 का होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस यही थ्योरी टाइप लिखना है। अतः 6 पे n 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आ गया ना। यदि 2 गुणे 5 यहाँ पे रहा होता तो 0 पर समाप्त होता। अब 2 गुणे 5 नहीं, तो इसका मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आ गया इतना चीज़। चलिए अगले सवाल को यहाँ पे देखते। देखिए अगला सवाल आपका क्या है, 6ठा नंबर 7वां नंबर। ठीक है, 2 सवाल और बचा है, इन दोनों सवालों को बता दें आपको। देखिए आपका सवाल क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना, यानी व्याख्या करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। चलिए यहाँ पे सवाल लिखे हैं, तो देखिए हल कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा होता है। देखिए पहला संख्या लिखिए, क्या लिखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें से आपका देखिए कॉमन कितना है, तो देखिए 13 यहाँ पे 13 यहाँ, तो इसका मतलब 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 7 11 और प्लस 1 बचेगा। ठीक है, देखिए इसमें से 13 का 7 गुणे 11 बचेगा और धन, जब 13 कॉमन निकल जाएगा 13 बचेगा, 13 कॉमन निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ जब 13 कॉमन है, इसका मतलब 13 से संख्या कटेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 13 संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ये संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है,
भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या का परिभाषा जानते होंगे कि जब संख्या दूसरी संख्याओं से कट जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ 13 उभयनिष्ठ यानी कि कोई भी संख्या रहता है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 13 कॉमन इसलिए भाज्य संख्या है। अब अगला सवाल देखिए, अगला कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, यह है ना आपका, क्या लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे, चलिए इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसमें भी देखिए आप क्या होगा, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, इसका मतलब 5 इसमें से भी कॉमन है। तो अब बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5 जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1। देखिए इसका भी गुणनखंड मिल रहा है ना 5, उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो क्या लिखेंगे, 5 संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ये संख्या भाज्य संख्या है। अब लास्ट में बस एक पॉइंट लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला जो 7वां नंबर सवाल है, आप 7वां लगा देते हैं। देखिए 7वां बहुत सिंपल है, पर यहाँ पे देख लीजिए 7वां है क्या सवाल। देखिए करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा कि इस सवाल में आपको करना क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले सवाल लिखते हैं और लिख के इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है। देखिए 7वां नंबर का सवाल है, तो 7वां नंबर में क्या कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो देखिए सोनिया एक चक्कर लगाती है, कितने मिनट में, 18 मिनट में। पहले इस तरह लिख लीजिए, 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, इतना हो गया। फिर इसके बाद नाम दिया है रवि का, रवि एक चक्कर यहाँ लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे चक्कर भूल गए, चक्कर आप लिख लीजिएगा, चक्कर लगाती है। रवि एक चक्कर लगाता है, कितने मिनट में लगाता है, तो देखिए 12 मिनट में लगाता है। अब पूछ रहा है कि ये जब सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, रवि एक चक्कर लगाता है यहाँ पे 12 मिनट में, तो पूछ रहे हैं कि वो दोनों कब एक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको देखिए इसमें करना क्या है कि दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 हुआ और 12 हुआ, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो 18 के देखिए गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 2 3 और गुणे 3 होगा, ठीक है। 12 का क्या होगा, 2 2 3, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखिए एलसीएम। देखिए कैसे एलसीएम निकलेगा, आपको तरीका सिखा चुके हैं। देखिए ये पहले उभयनिष्ठ मिल रहा है, जो उभयनिष्ठ मिल रहा है उसको पता है कि एक बार लिखते हैं, जैसे ये 3 3 मिल रहा है। चलिए इसके बाद देखिए 2 में 2 को लिखिए, 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर ये देखिए 3 उभयनिष्ठ 3 को एक बार लिखेंगे, फिर इसमें देखिए 2 नहीं मिल रहा है, 2 को लिख लेंगे। अब इसी का गुणा कर लेंगे, देखिए 2 3 6 36 18 18 दोनों के 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट हुआ, तो 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आंसर में देखिए जो पूछा उसी को लाइन को लिख लीजिएगा, क्या पूछा था, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो लिख सकते हैं पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे।
मिलेंगे। 36 मिनट बाद। तो इस तरह आप आंसर लिख लेंगे। ठीक है, समझ में। आप प्रश्नावली 1.2 कराने वाले हैं। इसके पहले आप सभी को 1.2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये सभी प्रश्नों को आज कंप्लीट बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे जिससे आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे। इसका हल करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। सिर्फ एक प्रश्न आप सीख गए तो आप सभी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं। तो देखिए आपका 1.2 है जिसमें आपको सवाल यहाँ पे पहले से लिखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न है और इसको हल करना रहे ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा हल। देखिए एकदम डिटेल में समझिए और यहाँ पे लिखिएगा माना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अपने मन से मान लेंगे कि कड़ी 5 क्या है। कड़ी 5 को मानिएगा आप एक परिमेय संख्या है, मतलब इसका उल्टा मानिएगा जो सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना मानने के बाद परिमेय संख्या इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए परिमेय संख्या के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कड़ी 5 बराबर a/b और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ। ठीक है, a, b सअभाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से मान लेंगे कि जो a और b क्या है, सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जब दो संख्याओं का HCF एक हो अर्थात उसका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए b का इधर तिर्यक गुणा कीजिएगा। देखिए b का यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 5 b बराबर a हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर लेते हैं। आप कड़ी 5 b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। देखिए करेंगे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी स्क्वायर किया जाता है तो ये कड़ी हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे b स्क्वायर निकालिए। देखिए b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये 5 इसके आ जाएगा। तो देखिए ये आपका आ गया। तो चलिए इसको घेर लेते हैं ऐसे और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। आप निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, इसका निष्कर्ष आपको लिखना है और सभी सवालों में इसी प्रकार से करना है जितने सिद्ध करने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस निष्कर्ष को समझ लीजिएगा। जब भी बटा में 5 आ रहा है, अपान में 5, तो 5 क्या करेगा, a स्क्वायर को विभाजित करेगा, जब a स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब यह हुआ जब a स्क्वायर को विभाजित करता है 5 क्या करे, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब a स्क्वायर को कर रहा है तो आपका a को भी विभाजित करेगा, ये कन्फर्म होता है। ठीक है, अब देखिए इतना लिख लिया। अब लिखने के बाद देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, यहाँ पुनः मानेंगे, पुनः क्या मानेंगे कि a बराबर कितना मान लेंगे, a बराबर 5c मान लेंगे अपने तरफ से। क्या मानेंगे, 5c। और a बराबर जो 5c माने हैं यही a का मान इसमें आप रख लेंगे। समझ में आ गया ना, यही a का मान क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें रखेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या, b स्क्वायर a स्क्वायर 5 है। अब यहाँ पर रख लीजिए। तो देखिए b स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है, a की जगह 5c का स्क्वायर रखिए, बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको करेंगे तो 5 यहाँ 25 हो जाएगा, c स्क्वायर होगा, बटा में 5 होगा, 5 से कटेगा 5c स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 को पक्षांतर करेंगे तो b स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर c हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऊपर लाइन लिखे थे आप क्या लिखे थे वही लाइन लिखना है यहाँ पे। चलिए इसको घेर लेते हैं। देखिए यहाँ पे c स्क्वायर है तो c स्क्वायर रखिएगा। देखिए यहाँ पे c स्क्वायर है, इसको घेर लीजिए ऐसे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, देखिए इस तरह आया था तो क्या लिखे थे आप, यही लाइन यहाँ पे लिखना है आपको। देखिए लिखेंगे 5 b स्क्वायर को
विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना लाइन लिख लिए। अब देखिए जब इतना लाइन लिख लेंगे तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखिए, अतः देखिए ध्यान रखिए 5b को भी विभाजित कर रहा है और 5a को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब 5 जो होता है, अतः 5a, b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, अर्थात 5 दोनों संख्या मतलब जो a और b है दोनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो आपको अभी माने हैं a और b क्या माने थे, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ a और b क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। अर्थात जो आपने माना है, ठीक है, आपने जो माना है ये परिकल्पना क्या है, गलत है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि यह परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, जब परिकल्पना गलत है तो जो आप माने हैं वो गलत है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा लिखेंगे तो लिखेंगे कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया लाइन, तो इस प्रकार से आप इसको चाहे तो घेर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे देखने में आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका बोर्ड के एग्जाम में 100% का आता है। तो जैसे आपको यहाँ पे हल करें एक बार देख सकते हैं, फिर अगला सवाल आपको कराते हैं। अब इसी प्रकार से एक टॉपिक यहाँ पे बता देते हैं आपको, जैसे कड़ी 5 को सॉल्व किए ना, इसी प्रकार से आपके कड़ी 2, ठीक है, कड़ी 2 हो गया, कड़ी 3 हो गया, चाहे कड़ी 7 हो गया। इस प्रकार के जब भी आपके सामने सवाल आएगा तो आपको इसी प्रकार से पूरा हल करना है। समझ में आ गया ना? फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो देखिए आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, देखिए ये तो पहला नंबर का हो गया। देखिए दूसरा नंबर का सवाल आपका क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपको अपरिमेय संख्या है, तो कैसे आपको सिद्ध करना है, तो चलिए आपको इसको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल को आपको पहले से लिखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको सिखाए हैं एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे मानना है आपको, क्या मानेंगे, जैसे आपको मान के बताए थे इस तरह मानना है कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक, देखिए अपरिमेय जब सिद्ध करना था आपको क्या मानना है, परिमेय मानना। बस यही चीज़ ध्यान रखना है आपको, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसको उल्टा मानेंगे। ठीक है, जब इतना लिख लेंगे, जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब होता है जिसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a/b मान लीजिए कि चलिए ये क्या है 3 + 2 कड़ी में 5 a/b के बराबर है। जहाँ ये आपका क्या है a, b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब आपको बता चुके हैं कि सहअभाज्य का मतलब जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये समझिए। अब देखिए जब इतना होगा तो कैसे हल करेंगे, तो 3 को इधर पक्षांतर कर लीजिए। पहले देखिए 2 कड़ी में 5 a/b हुआ और 3 इधर है तो इधर ला के -3 हो जाएगा। देखिए 2 कड़ी में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको हल कर लीजिए, a - b का 3 में करेंगे 3b बटा कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है कि 2 को पक्षांतर कर लीजिए, तो कड़ी में 5 a - 3b बटा के ये 2 आएगा हर में तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया।
अब देखिए इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे देखिए ध्यान क्या देना है, लिखना है कि ए कामा बी और 3 कामा 2 ये क्या होते हैं, पूर्णांक है। क्या है ये आपके पूर्णांक, इसको लिखना है, ठीक है, पूर्णांक। ठीक, ये पूर्णांक हो गया। जब पता है कि आपका ये पूर्णांक है तो पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होता है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, अतः लिख सकते हैं आप कि a-3b/2b क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लिखेंगे इसे, ठीक है, समझ में आ रहा है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु देखिए, परंतु अभी आप सिद्ध किए हैं, क्या सिद्ध किए हैं कि कड़ी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, आप हमें दिमाग से अपने बताइए, ये एक परिमेय संख्या है जबकि इसको आप अभी सिद्ध किए हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो कड़ी 5 है वो बराबर नहीं होगा a-3b के अपान 2b के, ठीक है। यानी ये इज़ नॉट इक्वल, बराबर कभी नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे, अर्थात। चलिए इसको घेर लेते हैं कि ये बराबर आपका नहीं है, ऐसे जैसे लिख रहे हैं इसी तरह लिखिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए अर्थात, अर्थात क्या लिखेंगे, 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो इस प्रकार से लिखना है, इस देखिए आपको इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे समझिए, देखिए आपको जैसे आप ये सवाल पता है, आपको 3 माइनस या 2 प्लस या 2 माइनस इस तरह करके कभी भी सवाल देगा, जैसे स्टेप में आपको सिद्ध करके बताएं इसी तरह को सेम टू सेम हल करना है सवालों को, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है, तीसरा नंबर का, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। देखिए अब 3 सवाल दिया, पहला दूसरा तीसरा, यानी तीनों सवालों को आपको सिद्ध करना है। समझ में आ गया। तो तीनों सवालों को आपको हल करके बताते हैं, पूरा डिटेल में समझिए। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका तीसरा नंबर का यहाँ पे सवाल है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर का है ना, इसी सवाल को हल करना है। यहाँ पे पहले से लिखे हैं जिससे आपको समय बर्बाद ना हो। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यह 3 सवाल है, तो हम प्रत्येक प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल, आप देखिए 1/2 है, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पे पहले मानेंगे, जैसे आपको हल करके बताया है ना कड़ी 5 वाला, सेम टू सेम इसी प्रकार से लगेगा। यहाँ मान लीजिए कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। और यहाँ a और b क्या है आपका, जहाँ a, b सअभाज्य संख्या है। प्रत्येक प्रश्न में आपको ये चीज़ लिखना जरूरी है, सअभाज्य अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे, सअभाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आप इसको तिरिया गुणा कर, देखिए b का 1 में करेंगे तो b हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 1 कड़ी में 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ग कैसे करेंगे, b² 1 कड़ी में 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b² बराबर, यहाँ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कड़ी हट जाएगा तो 2a² हो जाएगा, 2a² हो गया। 2 को पक्षांतर करेंगे तो b² बटा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका a² हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका a²। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 जो है 2 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा,
बी को भी विभाजित, यही लाइन लिखे थे ना अभी इसके पहले वाला सवाल में, करेगा। ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद पुनः मानेंगे आप, पुनः माना, क्या मानना है आपको। अब आप मानेंगे तो b बराबर कितना मानेंगे, 2c मानेंगे, b बराबर 2c। और जब b बराबर 2c माने तो यही मान उठा के इसमें रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका सवाल क्या है कि b स्क्वायर बटा के 2, यहाँ पे a स्क्वायर, चलिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए b के जगह कितना रखना है, 2c, तो 2c का स्क्वायर बटा के 2, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस प्रकार से a को पहले लिख लेते हैं। देखिए a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना के 4, c स्क्वायर बटा के 2। अब 2 से कटेगा ये 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2c स्क्वायर। अब 2 गुणा में तो 55 करेंगे तो a स्क्वायर बटा के 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घेर लीजिए, इसके समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण 2। ठीक है, अब जब समीकरण 2 मान लेंगे तो देखिए अब इसी को केवल लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखना है आपको कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, इतना लिख लिए। अब लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए जो 2 है a को भी विभाजित कर रहा है और 2 b को भी विभाजित करता है, तो अर्थात यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलेगा, अर्थात 2 जो है a कामा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जी ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो आपको पहले ही बताएं, इसलिए वहाँ पे माना जा रहा है कि a और b सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ से निष्कर्ष से क्या निकल रहा है कि a और b का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अर्थात क्या हो जाएगा, अतः यह परिकल्पना, यह हमारी परिकल्पना, यह परिकल्पना, ठीक है, यह परिकल्पना गलत है। जो आप माने परिकल्पना क्या है, गलत है, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए जब गलत हो गया तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः 1 बटा के करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, बस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे घेर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना था। अब देख सकते हैं पूरा डिटेल में। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल रहेगा तो आप इसी प्रकार से इस सवालों को हल कीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का 7 करोड़ में 5। देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, चलिए हल करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे, चलिए आप पहले लिखते हैं सेकंड नंबर का क्या है, 7 करोड़ में 5। ये सवाल है, आप देख सकते हैं कि 7 करोड़ में 5 है। अब देखिए इस सवाल को कैसे लिखेंगे। लगाने का तरीका वही रहेगा आपका कि हम मानना है, माना 7 करोड़ में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय हमेशा हर सवाल में उसी तरह लिख रहे हैं, जिससे आपको एक ही चीज़ लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा कैसे आपको सवालों को हल करना है। एक परिमेय संख्या है। अब इतना लिख लिए परिमेय संख्या। तो चलिए इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि 7 करोड़ में 5 बराबर a/b। अब यहाँ कोष्टक में लिख लीजिए जहाँ a, b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या लिख लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसके लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि 7 यहाँ पे है ना, 7 को 55 कर लीजिए तो यहाँ पे 5 बचेगा और ये a/ क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए अब क्या लिखना है। यहाँ पे लिखना है, देखिए ये चीज़ आ गई। चलिए इसको घेरना चाहते घेर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे
कि ए हुआ, बी और 7 पूर्णांक है, अतः ए अपान 7b परिमेय संख्या होगा। परंतु ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन परंतु क्या है आपका कि कड़ी 5 अभी आप सिद्ध किए थे, कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, एक परिमेय है ये वाला, जबकि ये क्या है, कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि कड़ी 5 इज नॉट इक्वल ए अपान 7b, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इज नॉट इक्वल मतलब इस बराबर नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि अतः हमारी परिकल्पना, हमारी लिखिए या यह लिखिएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी परिकल्पना गलत है, ठीक है। जब ये परिकल्पना गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो ऐसे आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। जब भी आपको इस तरह देगा सवाल, देख लीजिए, समझ लीजिए, 7 कड़ी में 5 दिया, अब इस तरह 2 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 5, या 2 कड़ी में 2 या 3 कड़ी में 2 करके, ऐसे जब भी गुणा में करके इस तरह सवाल देगा, एक पूर्णांक देगा, एक अपरिमेय संख्या गुणा करके देगा, तो आपको जैसे यहाँ पे सिद्ध किए है ना, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सेम टू सेम प्रूफ करना है। समझ में आ गया ना। अब चलिए आपके सामने देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है, तीसरा नंबर का जो लास्ट सवाल ये है, 6 प्लस कड़ी में 2, इसको भी क्या करना है, आपको अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए आपके सामने ये सवाल है, अब इस सवाल को उसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले मानेंगे, माना, ठीक है। मान लिए, जब मान लिए तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको मान लीजिए कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, तब 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर कितना, ए अपान बी। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ ए कामा बी सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें लिख लेंगे, सअभाज्य संख्या है। अब देखिए जब लिख लिए तो यहाँ पर कड़ी 2 का मान निकालिए, देखिए ए अपान बी हो जाएगा, 6 इधर रहती तो 95 करें -6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 है ना, बी बना दिए 6 ही है। देखिए कड़ी 2, देखिए 6 का बी में करेंगे तो a माइनस 6b बटा के b हो जाएगा, ठीक। अब इतना चीज़ हो गया, तो अब देखिए आपको क्या लिखना है, ऐसे सवाल अभी हल किए थे ना, उसी प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आइए लिखते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, a हुआ, b हुआ और 6 क्या है, आपका पूर्णांक है। और कोई भी पूर्णांक रहता है तो हमेशा परिमेय संख्या रहता है। समझ में आ गया ना। तो a कामा b कामा 6 पूर्णांक है, तो आप लिखेंगे अतः जब ये पूर्णांक है तो a माइनस 6b बटा के b क्या है, आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु क्या लिखेंगे, परंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। कड़ी 2 हुआ, कड़ी 3 हुआ, कड़ी 7 हुआ, कड़ी 5 हुआ, ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये अपरिमेय, जबकि ये परिमेय है, तो कभी ये बराबर हो नहीं सकता है। तो क्या लिखेंगे, कड़ी 2 इज नॉट इक्वल a माइनस 6b बटा के b, ठीक है। इसको घेर लीजिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये बराबर नहीं है, यानी कि जो परिकल्पना आपका है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जब परिकल्पना क्या है, गलत है आपका यहाँ पर, ठीक है। अतः
जब परिकल्पना गलत है तो आप लिखेंगे 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सवाल हल करना था। देख सकते हैं तो सभी सवाल आपको कंप्लीट हल करा दिए। देखिए यहीं तक था आपका पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें ये सवाल। तो 1.2 में एनसीईआरटी बुक में इतना ही सब सवाल दिया है, तो इन सवालों को आपको डिटेल में हल करा दिए हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको 1.1 और 1.2 हल करा चुके हैं, आप उसको जाके देख के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको उतने कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जितने सवाल, जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक है, सभी सवालों को एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको वास्तविक संख्या पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद को इसी तरह जितना आपको डिटेल में बताया, इसी तरह पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।